नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 9 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 9। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। टेस्ट सीरीज संख्या 9 आप लोग के सामने है और यह एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 से लेकर 12 तक, क्लास 6 टू 12 का मास्टर टेस्ट सीरीज है, जिसमें 2500 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, ज्वाइन कर सकते हैं। जो यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी के लिए और बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह कोर्स ओपन किया गया है। देखिए, इसमें मैं एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स आप लोग का चला रहा हूं। इसमें 6 टू 12 का पूरा चैप्टर वाइज सारे नोट्स, चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो, उसके नोट्स और उसके बाद 2500 क्वेश्चन की एकदम रामबाण टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी एनसीईआरटी की। ठीक है, तो वो भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाली है। तो जो भी लोग सीरियस है, गंभीर हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 9 आप लोग के सामने है और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लें टेलीग्राम। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 देखिए, यह पीडीएफ से अगर देखा जाए तो यह हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज पीडीएफ 4 है, लेकिन यह टेस्ट सीरीज संख्या क्या है? 9 है। प्रश्न 1 है, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे मानते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड डलहौजी को या विलियम बेंटिक को? तो भारत में नागरिक सेवा या सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और कंपनी की नागरिक सेवा उस समय संसार में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली सेवा थी। सबसे अधिक अगर किसी को वेतन मिलता था तो आईसीएस अधिकारियों को मिलता था, आईसीएस। ठीक है, प्रश्न 2 देखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य हेतु खोला था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 में हुई थी। सन 1800 में कहां हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। तो यह फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था, किस लिए खोला गया था? सिविल सेवा के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में नागरिक सेवा में होने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। कंपनी के निदेशकों ने उसकी कार्रवाई को पसंद नहीं किया और 1806 में, देखिए 1800 में आपका फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था। किस लिए खोला गया था? नागरिक सेवा के जो युवा हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, लेकिन उसको बंद कर दिया गया और 1806 में इंग्लैंड में खोला गया था। 1806 में कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैंड के हैलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था। किसके लिए? प्रशिक्षण के लिए, मतलब 1806 में। ठीक है, कॉर्नवालिस के समय भारतीय नागरिक सेवा में भारतीयों की बड़ी शक्ति से पूरी तरह अलग रखा गया था, किंतु 1853 में, देखिए 1853 में एक प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा नागरिक सेवाओं के लिए सेवकों की भर्ती होने लगी। तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा यह कानूनी व्यवस्था कर दी गई कि नागरिक सेवा में सारे प्रवेश जो होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा होंगे। ठीक है, प्रश्न 3 देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। तो तीसरा प्रश्न है, तो देखिए, भारत में पुलिस व्यवस्था का जो सृजन किया था वो कॉर्नवालिस ने किया था। पुलिस व्यवस्था का सृजन कॉर्नवालिस ने किया था। सही है भैया, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था स्थापित हुई थी। तो ये आपका गलत है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक, ये आपका सही है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा। पुलिस व्यवस्था भारत में ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख स्तंभ थी। इसका सृजन करने वाले कॉर्नवालिस थे। उसने जमींदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस दल की स्थापना की। दूसरा कथन असत्य है। कॉर्नवालिस ने थानों की व्यवस्था स्थापित की। हर थाने का प्रधान जो होता था दरोगा होता था, जो भारतीय होता था। ठीक है, हर थाने का जो प्रधान होता था दरोगा होता था, जो एक भारतीय होता था। प्रश्न 4 देखिएगा। भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरियों की श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। मतलब विकल्प बी जो है वह आपका सही है।
ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा। दीवानी और फौजदारी कचहरियों की श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था को वारन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने उसे सुदृढ़ बनाया। कॉर्नवालिस ने हर जिले में एक दीवानी अदालत कायम की। कॉर्नवालिस देखिए दीवानी और फौजदारी जो कचहरियां हैं उसको श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की जो व्यवस्था शुरुआत किया था, वारन हेस्टिंग्स से शुरुआत किया था। लेकिन कॉर्नवालिस ने क्या किया था, उस व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। तो कॉर्नवालिस ने हर जिले में एक दीवानी अदालत कायम की, जिसका प्रमुख जो होता था जिला जज होता था, जो नागरिक सेवा का सदस्य होता था। इस तरह से कॉर्नवालिस ने दीवानी जज और कलेक्टर के ओहदों को अलग अलग कर दिया। प्रश्न 5 देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए 3 जगह हुई थी हाई कोर्ट की स्थापना, कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, 1, 3, 4। ठीक है, यह 3 जगहों पर 1865 में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। व्याख्या देख लीजिएगा, भारत में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की जगह 1865 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। प्रश्न 6 देखिएगा। देखिए जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसे आप हल्के में बिल्कुल मत लें, परीक्षा होने तक लोग इसे देखें। और यह एनसीईआरटी की सीरीज है, एनसीईआरटी की सीरीज है, 2500 एमसीक्यू की सीरीज है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, भारत सरकार ने 1833 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया था? तो यह गठन किया था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 में विधि आयोग बनाया गया था। विकल्प डी जो है सही है आपका, लॉर्ड मैकाले। व्याख्या देख लीजिएगा, ब्रिटिश सरकार ने 1833 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए विधि आयोग नियुक्त किया। इसके परिश्रम के फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता, पश्चिमी देशों से लाई गई दीवानी प्रक्रिया और दंड प्रक्रिया संहिता और कानूनों की अन्य संहिताएं आई। अब सारे देश में एक ही प्रकार के कानून लागू हो गए, उन्हें न्यायालयों की समरूप प्रणाली के जरिए लागू किया गया। ठीक है, प्रश्न 7 देखिएगा, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान विधि प्रणाली के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। भारतीय विधि प्रणाली उच्च जाति और निम्न जाति के लोगों के बीच भेदभाव करती थी, यह तो सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ दीवानी और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकता था, यह सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि फौजदारी अंग्रेजों के खिलाफ अगर दीवानी अदालत में सुनवाई होती थी तो उसमें भारतीय यूरोपीय जज दोनों बैठता था, लेकिन फौजदारी मुकदमे की सुनवाई के लिए अलग अलग जज होते थे। ठीक है, जो केवल भारतीय जज भारतीयों की फौजदारी मुकदमा सुन सकता था और यूरोपीय जज यूरोपीय जो जज होता था सबकी मुकदमा सुन सकता था। तो इसमें 1 सही है और आपका 3 सही है, 1 और 3। तो क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है? आधुनिक न्याय प्रणाली काफी खर्चीली थी, भारतीय विधि प्रणाली उच्च जाति और निम्न जाति के बीच भेदभाव करती थी। कौन सा कथन सत्य है, देख लेते हैं इसमें। देखिए इसमें भारतीय विधि प्रणाली उच्च जाति और निम्न जाति के बीच भेदभाव करती थी। अच्छा, इसमें भारतीय विधि प्रणाली या ब्रिटिश काल की विधि प्रणाली के बारे में बात हो रही है, ब्रिटिश काल के विधि प्रणाली के बारे में बात हो रही है। तो वह भेदभाव तो करते थे लेकिन जातिगत भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? केवल 3, विकल्प डी। क्योंकि भारतीय विधि प्रणाली या अंग्रेजों की विधि प्रणाली के बारे में बात कर रहा है, तो अंग्रेजों की जो विधि प्रणाली थी वह उच्च जाति और निम्न जाति के बीच भेदभाव नहीं करती थी। ठीक है, और इसलिए ये आपका 1 आपका गलत है, केवल 3 आपका सही, केवल 3। व्याख्या देख लीजिएगा, पहला कथन असत्य है। अंग्रेजी राज के दौरान भारतीय विधि प्रणाली कानून के सम्मुख समानता की अवधारणा पर आधारित थी, अर्थात जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही कानून सभी पर लागू होता था। इसके पहले की न्याय प्रणाली क्या थी? जातिगत भेदभाव पर आधारित थी। भारत में यूरोपीय और उनके वंशजों के लिए अलग अदालत और अलग कानून थे। ठीक है, भारत में जो यूरोपवासी थे और उनके वंशज थे उनके लिए अलग अदालत और अलग कानून होते थे। इसके खिलाफ फौजदारी मुकदमे की सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकता था। मतलब कोई यूरोपवासी है तो उसके खिलाफ अगर कोई फौजदारी मुकदमा होता है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? केवल यूरोपीय जज ही कर सकता था, भारतीय जज नहीं कर सकता था। दीवानी मुकदमे की सुनवाई होती थी तो उसकी सुनवाई यूरोपीय और भारतीय जज दोनों कर सकते थे। तीसरा कथन सत्य है। देखिए 1 भी आपका गलत है, 2 भी गलत है और 3 जो है आपका सत्य है। आधुनिक न्याय प्रणाली जो थी काफी खर्चीली थी, क्योंकि कोर्ट फीस का भुगतान करना पड़ता था, वकील करने पड़ते थे और गवाहों के खर्च को पूरा करना होता था। ठीक है, प्रश्न 8 देखिएगा,
प्रश्न 8 दो कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। 19वीं सदी में ब्रिटिशों द्वारा आधुनिक प्रशासन की व्यवस्था ब्रिटिश व्यापार और उद्योग की सुरक्षा के लिए की गई थी। 19वीं सदी में ब्रिटिशों द्वारा आधुनिक प्रशासन की व्यवस्था ब्रिटिश व्यापार और औद्योगिक सुरक्षा के लिए किया गया था, यह तो आपका सही है। दो देखिएगा, 1813 तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, यह भी आपका सही है। ठीक है, तो 1813 के बाद ही हस्तक्षेप करते हैं, तो 1 भी सही है और 2 भी सही है। 1 और 2 विकल्प सी। व्याख्या देख लीजिएगा, ब्रिटिशों द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन विनियमन ब्रिटिश व्यापार और उद्योगों के हितों में किया। व्यापार व्यवस्था और सुरक्षा के लिए आधुनिक प्रशासन व्यवस्था की स्थापना की। ब्रिटिशों ने 1813 में तक भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। प्रश्न 9 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। 1813 के बाद 1813 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति में अहस्तक्षेप की नीति अपनाने के पीछे क्या कारण था? मतलब 1813 के बाद, अच्छा देखिए, 1813 तक अंग्रेजों की नीति क्या थी? वह किसी भारत की किसी सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते थे 1813 से पहले, लेकिन 1813 के बाद उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो यह हस्तक्षेप का कारण क्या था? ब्रिटिश औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए। बिल्कुल, यह आपका सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, 18वीं 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन और यूरोप में नए विचारों का प्रसार हुआ, यह भी सही है। ठीक है, तो 1 भी सही है और 2 भी सही है। भारतीयों द्वारा सशस्त्र विद्रोह, यह आपका सही नहीं है। ठीक है, तो केवल अगर 1813 के बाद ब्रिटिश द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति में हस्तक्षेप किया गया था, तो इसके पीछे 2 कारण थे, ब्रिटिश औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए और 18वीं और 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन और यूरोप में जो नए विचारों का प्रवास हुआ था उसके लिए। तो इसमें केवल 1 और 2 मतलब विकल्प ए जो है वह आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, फुल एक्सप्लेनेशन, केवल 1 और 2 आपका सही है। 1813 तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में गैर हस्तक्षेप की नीति अपनाई, किंतु 1813 के बाद उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के रूपांतरण के लिए सक्रिय कदम उठाए। इसके पहले 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में नए हितों और नए विचारों का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के मध्य में आरंभ हुई। इसके फलस्वरूप औद्योगिक पूंजीवाद का विकास ब्रिटिश समाज के सभी पहलुओं को बदल रहा था। उदीयमान औद्योगिक हितों ने भारत को अपनी वस्तुओं के लिए बड़े बाजार में बदलना चाहा। ऐसा केवल शांति बनाए रखने के जरिए नहीं हो सकता था, बल्कि इसके लिए भारतीय समाज के आंशिक रूपांतरण और आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी। ठीक है, 18वीं 19वीं सदी के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानवीय प्रगति की कई प्रत्याशाएं उत्पन्न कर दी। इस दौरान यूरोप, कुल मिलाकर ये समझिए, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, जिसकी वजह से वह क्या होने लगे, वह भारत में की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते थे, सामाजिक व्यवस्था में और वो सांस्कृतिक व्यवस्था में, और उन्होंने दखल देना शुरू कर दिया, क्योंकि यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था। पुनर्जागरण के कारण उनका भी मन और मस्तिष्क बदल रहा था। प्रश्न 10 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाले ब्रिटिश अफसर भारतीय दर्शन और संस्कृति की निंदा करते थे, ये आपका गलत है भैया। रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाले जो ब्रिटिश अफसर थे वह भारतीय दर्शन और संस्कृति का सम्मान करते थे, उसके पक्षधर थे, ये तो आपका गलत हुआ। दूसरा देखिएगा, 1800 तक आने वाला नया दृष्टिकोण भारतीय समाज और संस्कृति का प्रशंसक था। भैया 1800 तक आने वाला जो दृष्टिकोण था वो भारतीय समाज और संस्कृति का प्रशंसक नहीं, आलोचक हो गया था। तो 1 और 2 आपका गलत, दोनों आपका गलत है। कौन सा कथन सत्य है? न तो 1 सही है और न तो 2 सही है, दोनों बातें गलत हैं। व्याख्या देख लीजिएगा, 18वीं 19वीं सदी में यूरोप में चिंतन की नई लहरों का पुराने दृष्टिकोण से टकराव हुआ। पुराने दृष्टिकोण को रूढ़िवादी या परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता है। यह दृष्टिकोण भारत में यथासंभव कम से कम परिवर्तन करने का पक्षपाती था। शुरुआत में इस दृष्टिकोण के प्रतिनिधि वारेन हेस्टिंग्स और प्रसिद्ध लेखक और सांसद एडमंड बर्क थे। वे भारतीय दर्शन और संस्कृति की इज्जत करते थे। उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि कुछ पश्चिमी विचारों और रिवाजों को लागू करना जरूरी हो सकता है, किंतु उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक धीरे धीरे लागू किया जाए। उन्होंने महसूस किया कि व्यापक और जल्दबाजी में किए गए परिवर्तन देश में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करेंगे। 1800 तक रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह पर बड़ी तेजी से नया दृष्टिकोण आने लगा, जो भारतीय समाज और संस्कृति का कटु आलोचक था। भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर उसकी निंदा की गई और उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को।
और ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप लोग मैसेज जरूर कर लीजिएगा 8318397276। ठीक है। एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स जो है आपका 1499 रुपये का है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।